तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, उसके कुछ खास हिस्सों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये अंश हमें दिखाते हैं कि मतलब कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि का इंसान भी भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बन सकता है। सही कहा। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो जरूरी सीख है, जो प्रेरणा है, उसको निकालें। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। देखा जाए तो ये दृढ़ संकल्प की, चुनौतियों को मौके में बदलने की और हाँ, सपनों को सच करने की एक अद्भुत मिसाल है। डॉक्टर कलाम की यात्रा आज भी खासतौर पर युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रामेश्वरम, 15 अक्टूबर 1931। परिवार बहुत साधारण था। पिता जैनुलाब्दीन वो नाव का काम करते थे। माँ अशियम्मा एक गृहिणी थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन में उन्हें अखबार भी बांटने पड़े, लेकिन माहौल सादगी और अनुशासन का था। और यहीं से, जैसा स्रोत बताते हैं, वो आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत के जो बीज हैं वो पड़े। ये सिर्फ मुश्किलों की बात नहीं है, ये उनके चरित्र निर्माण की नींव थी। अच्छा। और उनके शिक्षक जैसे अय्यादुरई सोलोमन और शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उनकी जिज्ञासा को सही दिशा दी, विज्ञान की तरफ मोड़ा। हाँ, शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल, और ये शुरुआती प्रभाव बाद में उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में भी दिखता है। फिर आती है उनकी शिक्षा। रामेश्वरम के बाद तिरुचिरापल्ली सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन, और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। हाँ, MIT वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक भावुक कर देने वाली बात भी है। MIT की फीस भरने के लिए उनकी बहन को अपने गहने गिरवी रखने पड़े थे। ये बात बहुत कुछ कहती है। ये पारिवारिक त्याग सिर्फ एक इमोशनल एंगल नहीं है, ये दिखाता है कि बड़े सपनों के पीछे अक्सर पूरी टीम का, पूरे परिवार का प्रयास और बलिदान होता है। सही। और यही MIT में ही वो उड़ान का जो सपना था, वो उनके जीवन का एक तरह से सेंट्रल फोकस बन गया। शायद वो जो वित्तीय बाधाएं उन्होंने पार की, उसी अनुभव ने उन्हें आगे चलकर जटिल समस्याओं से जूझने का हौसला दिया होगा। बिल्कुल। पढ़ाई के बाद वो जुड़े DRDO से, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से, और फिर गए इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। हाँ, ISRO वाला फेज बहुत अहम था। बिल्कुल। इसरो में उनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहा, खासतौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर। हाँ, SLV-3 वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, वो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। हाँ, 1980 में रोहिणी सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण एक बड़ी कामयाबी थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि शुरू में असफलताएं भी मिली। अच्छा। यहाँ विक्रम साराभाई जैसे मार्गदर्शकों का जिक्र आता है, और कलाम के नेतृत्व की खासियत यहीं उभरती है। असफलताओं से सीखना, टीम को बिखरने नहीं देना और दृढ़ता से लगे रहना, शायद ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हार न मानना। 1982 में वो फिर DRDO लौटे और इस बार इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम NAGMP का नेतृत्व किया। हाँ, IGMDB। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ कई तरह की मिसाइलें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, इन सब पर काम शुरू हुआ। और ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। हाँ, और अग्नि मिसाइल की सफलता ने ही उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया। वो टीम वर्क को बहुत महत्व देते थे। बिल्कुल। उनका नेतृत्व सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं था, वो टीम को साथ लेकर चलते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। IGMDP का मकसद सिर्फ मिसाइलें बनाना नहीं था, ये भारत की रक्षक क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा विजन था। और पोखरण? हाँ, 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका बहुत निर्णायक रही। इसने भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बदल दिया। सही है। ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति की विशेषज्ञता राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है, उनका विज्ञान और अध्यात्म का संगम। हाँ, ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन साथ ही गीता, कुरान जैसी धार्मिक किताबों का भी गहरा अध्ययन करते थे। मानते थे कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, और यही संतुलन उनके व्यक्तित्व को खास बनाता है। तकनीकी प्रगति को मानवीय और नैतिक मूल्यों से जोड़ना। उनका मानना था
कि सच्ची तरक्की के लिए साइंटिफिक सोच और गहरी आंतरिक शांति दोनों जरूरी है। और युवाओं को प्रेरित करने का उनका जो जुनून था, शायद वो इसी सोच से आता था कि आने वाली पीढ़ी ही इन मूल्यों को आगे ले जा सकती है। उनका वो कथन भी बहुत मशहूर है, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रेरणादायक। उनके योगदान को देश ने सराहा भी। पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, और फिर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1997 में जी। और 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, इस पद तक पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक। तो इन स्रोतों से जो पूरी तस्वीर उभरती है वो यही है कि बिल्कुल साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। हाँ। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। लक्ष्य साफ हो, मेहनत अटूट हो, असफलताओं से सीखने की क्षमता हो, और हाँ, अपनी जड़ों से जुड़ाव बना रहे। बिल्कुल। विंग्स ऑफ फायर के ये अंश हमें डॉक्टर कलाम के जीवन का यही सार देते हैं। बड़े सपने देखिए, उनके लिए पूरी जान लगा दीजिए और मुश्किलों से कभी घबराइए मत। जैसा उन्होंने खुद कहा भी है, मनुष्य को कठिनाइयों की जरूरत होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर कलाम की कहानी, जैसा इन अंशों में दिखाया गया है, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस असाधारण जीवन यात्रा से आज के दौर में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लिए कौन सी ठोस सीख निकाल सकता है।